नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। यूपीपीसीएस प्री और आरओ एग्जाम के लिए घटनासार करंट अफेयर्स की सीरीज हम कर रहे हैं। घटनासार अर्धवार्षिकी की किताब का पार्ट नंबर 6 है, जिसे आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। और हमेशा की तरह मैं आपसे ये कहूँगा कि अपनी बुक अपने पास में रखिएगा। जो जो चीज़ें मैं आपको यहाँ से बताते चलूँ उनको अपनी बुक में अंडरलाइन हाईलाइट करते चलिएगा, ताकि लास्ट टाइम पर रिवीजन के समय में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के बारे में। विश्व में रहने के योग्य अच्छे शहरों की रैंकिंग ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के आधार पर ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट ग्रुप के इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा हर वर्ष निर्धारित की जाती है। तो 2023 की ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, ये कब जारी की गई है? जून 2023 में, ठीक है। और इसमें विश्व के प्रमुख 173 शहरों को जो है रैंकिंग प्रदान की गई है इस इंडेक्स में। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है? इस इंडेक्स में जो ज़रूरी चीज़ें हैं, सबसे पहली बात तो यह कि इस पूरी इंडेक्स में सबसे पहले स्थान पर कौन सा शहर है, भारत के किन किन शहरों को इसमें शामिल किया गया है और उनकी रैंकिंग क्या है, और सबसे अंतिम स्थान पर कौन है। ये तीन चार चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भारत के 5 शहरों को इसमें रैंकिंग प्रदान की गई है। उन 5 शहरों के नाम क्या है? दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलोर। ये 5 शहर हैं भारत के जो इस इंडेक्स में शामिल किए गए, जिनको रैंक प्रदान किया गया है। वर्ष 2023 की इस रैंकिंग में दिल्ली व मुंबई संयुक्त रूप से 141वें स्थान पर हैं। चेन्नई का स्थान 144वां है। अहमदाबाद और बेंगलुरु क्रमशः 147वें और 148वें स्थान पर है। अहमदाबाद की रैंकिंग ओवरऑल 147 है, बेंगलोर की रैंकिंग 148 है, ठीक है। ईआईयू की वर्ष 2023 की रैंकिंग में सर्वोच्च 98.4 स्कोर के साथ में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, इसको पहला स्थान मिला है। जबकि कोपेनहेगन और मेलबर्न क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। तो पहले स्थान पर वियना हो गया, दूसरे स्थान पर कोपेनहेगन हो गया, तीसरे स्थान पर आपका मेलबर्न हो गया। और भारत के जो 5 शहर हैं उनकी रैंकिंग मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। सीरिया की राजधानी जिसका नाम है दमिश्क, ये 173 शहरों की वर्ष 2023 की सूची में सबसे निचले स्थान पर है। मतलब इसकी रैंकिंग 173वीं है। 173 शहर ही इसमें शामिल किए गए हैं और सबसे अंतिम स्थान पर सीरिया की राजधानी दमिश्क है। 2021 और 2022 में भी दमिश्क का जो स्थान था वो अंतिम ही था इस सूची में। तो मुख्य मुख्य चीज़ें तो यही हैं जो आपको याद रखनी। अब यहाँ से चीज़ों को केवल पढ़िएगा, देख लीजिएगा, बाकी रटने की ज़रूरत नहीं है। जो अगर इसमें से मान लो क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पूछा जाएगा सबसे पहले स्थान पर कौन है या सबसे लास्ट वाले स्थान पर कौन है, और भारत के शहरों की रैंकिंग आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। वर्ष 2023 की सूची में सबसे निचले 10 शहरों में नीचे से 7वें, कुल मिलाकर के 167वें स्थान पर है ढाका। और हरारे जिम्बाब्वे का जो कि 166वें स्थान पर है। कराची पाकिस्तान का शहर है, नीचे से 5वें स्थान पर है। ओवरऑल रैंकिंग में 169वां स्थान इसको मिला है, ठीक है। अब ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जो जो ज़रूरी है उसी को मैंने अंडरलाइन हाईलाइट किया है, बाकी फालतू चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ईआईयू की वर्ष 2022 की रैंकिंग के अनुसार रहने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त 10 शहरों में कनाडा के सर्वाधिक 3 शहर शामिल हैं। सबसे ज़्यादा शहर कनाडा के हैं, 2 शहर स्विट्जरलैंड के और एक एक शहर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। अब ये वही चीज़ आ गई फिर दोबारा से जिसके बारे में हमने बात की है। पहले स्थान पर जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, दूसरे स्थान पर कोपेनहेगन, तीसरे स्थान पर मेलबर्न, ठीक है। वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, तो यहाँ से उनको देखने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब यहाँ से देखते हैं आगे। ये दो स्थान और आपको याद रखने हैं। जैसे आपको पता है अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो जो यूक्रेन की राजधानी है कीव, इसका रैंकिंग ज़रूर आपको याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये 165वें स्थान पर है, क्योंकि अक्सर करके करंट अफेयर्स में ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं जो हाल ही में सुर्खियों में रही होती है। तो कीव जो है काफ़ी सुर्खियों में रहा है हाल के कुछ दिनों में, तो इसकी रैंकिंग भी आपको पता होनी चाहिए। 165वें स्थान पर है, ठीक है। स्कोर कितना है इसका? इसका स्कोर है 44.0। एआईयू के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स का आकलन 5 मानकों के आधार पर किया जाता है, ठीक है। 5 मानकों के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो वो 5 मानक कौन कौन से हैं? सबसे पहला है स्टेबिलिटी, ठीक है, इसको 25% भारांश दिया जाता है। इसके बाद में आता है आपका संस्कृति और पर्यावरण यानी कल्चर और एनवायरनमेंट, इसको भी 25% भारांश दिया जाता है। हेल्थ केयर को 20% भारांश दिया जाता है। एजुकेशन को 10% भारांश दिया जाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर को 20% भारांश दिया जाता है, ठीक है।
आगे देखते हैं 42वां आसियान शिखर सम्मेलन। 42वां शिखर सम्मेलन 9 से 11 मई 2023 को इंडोनेशिया के शहर लाबुआन में लाबुआन में जो है ये संपन्न हुआ है। तो जो 42वां शिखर सम्मेलन है इसका स्थान आपको याद रखना है, लाबुआन। लाबुआन कहाँ का शहर है? इंडोनेशिया का शहर है। इसके बाद में 42वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, जिनका नाम है जोको विडोडो, उन्हें आसियान के भीतर एकता के महत्व पर बल दिया। साथ ही हिस्सा लेने वाले सदस्य देशों ने कई मुद्दों पर आम सहमति व्यक्त की। तो शहर का नाम याद रखना है। इसके साथ साथ इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? जोको विडोडो ने, जो कि इंडोनेशिया के कौन है? प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं। इसके बाद में तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि ये जो शिखर सम्मेलन था इसकी थीम क्या थी? थीम थी आसियान मामले विकास का ऊपरी केंद्र, यानी आसियान अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ, ये इसकी थीम है। तो ये तीन चीजें इससे जुड़ी हुई हैं जो आपको याद रखनी है। अब यहाँ से ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सैद्धांतिक रूप से तिमोर लेस्ते आसियान में शामिल हो गया है। आसियान के मौजूदा सदस्यों के द्वारा 11 वर्षों के गहन विचार विमर्श के बाद भौगोलिक रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के मान्यता प्राप्त क्षेत्र के भीतर स्थित और लगभग सभी आसियान देशों में स्थापित मिशन वाले तिमोर लेस्ते को सैद्धांतिक रूप से इस कह सकते हैं सम्मेलन में शामिल कर लिया गया है, स्वीकार इसको कर लिया गया है। मई 2023 में आसियान शिखर सम्मेलन में उपस्थित सदस्य निकाय की सहमति के बाद तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री, जिनका नाम आपको याद रखना है जोस मारिया वास्कोनसेलोस, ये जो हैं तिमोर लेस्ते के पीएम हैं, इन्होंने पहली बार पर्यवेक्षक के रूप में शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। वर्ष 2024 में, ये इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2024 में आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ किया जाएगा? ये लाओस में किया जाएगा। इसके बाद में ये आ जाता है आपका वैश्विक शांति सूचकांक 2023। काफ़ी बार पूछा भी जाता है यहाँ से प्रश्न। तो एक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस आईईपी के द्वारा 28 जून 2023 को विश्व के 163 देशों पर आधारित वैश्विक शांति सूचकांक 2023 पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें हैं वो यहाँ से देख लेते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में विश्व के सबसे शांतिमय देश के रूप में किसको स्थान मिला? आइसलैंड को। और सबसे अशांत देश के रूप में अफगानिस्तान को यहाँ पर दर्शाया गया है। दुनिया के 163 देशों के वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान है 126वां और स्कोर कितना है भारत का? 2.314। पिछले वर्ष भारत इस सूचकांक में 135वें स्थान था, इसने थोड़ा सा सुधार किया है, अब 126वें स्थान पर आ गया है। इसमें विश्व की लगभग 99.7% पॉपुलेशन के शांति स्तर का मापन 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतकों के आधार पर किया जाता है। इन 23 संकेतकों को 3 विस्तृत विषयों के अंतर्गत क्लासीफाई किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, जो कि इस प्रकार हैं। यहाँ पर आप देखेंगे समाज में बचाव और सुरक्षा का स्तर किसी भी देश में कैसा है ये देखा जाता है। इसके साथ साथ ये देखा जाता है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का विस्तार किस तरीके का है देश में, सैन्यीकरण का स्तर क्या है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक संघर्ष से होने वाली मौतें 96% से बढ़कर के 2,38,000 हो गई हैं। हिंसा का वैश्विक आर्थिक प्रभाव 17% या $1 ट्रिलियन से बढ़कर के 2022 में $17.5 ट्रिलियन हो गया है। मतलब जो भी हिंसा होती है देशों में तो उसके आधार पर आर्थिक रूप से देश कितना प्रभावित होता है तो उसकी एक कीमत आंकी गई है। ठीक है, तो 17% पहले था, लगभग $1 ट्रिलियन के आसपास इसका इकोनॉमिक इफेक्ट देखने को मिला था हिंसा का वैश्विक स्तर पर सभी देशों को मिला करके। 2022 में ये बढ़ करके $17.5 ट्रिलियन हो गया है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 13% के बराबर है। मतलब पूरे विश्व की जो जीडीपी है उसके 13% के बराबर है आर्थिक प्रभाव, जो कि किसकी वजह से हुआ है? हिंसा की वजह से हुआ। देशों में जो हिंसा चलती रहती है उसकी वजह से। नए आंकड़ों से पता चलता है कि यूक्रेन की तुलना में इथोपिया में संघर्ष में होने वाली मौतों की संख्या अधिक है। हालांकि आपने सबसे ज़्यादा सुर्खियों में जो देश का नाम सुना होगा वो रूस और यूक्रेन है। यूक्रेन में काफ़ी सारी मौतें हुई हैं, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद इथोपिया में जो संघर्ष चला था उससे जो होने वाली मौतें हैं वो यूक्रेन की तुलना में अधिक हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका, जिनको संयुक्त रूप से बोलते हैं मेना, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, ये जो क्षेत्र है विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र है। देशों के आधार पर आपने देख लिया, सबसे अशांत देश दिखाया गया है अफगानिस्तान को, सबसे शांत देश दिखाया गया है आइसलैंड को। लेकिन अगर क्षेत्रों के आधार पर देखा जाए, रीजन्स के आधार पर देखा जाए, तो मध्य पूर्व और नॉर्थ अफ्रीका का जो एरिया है ये पूरे विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र है। और यूरोप जो है विश्व का सबसे ज़्यादा शांतिपूर्ण क्षेत्र इस रिपोर्ट में जो है दर्शाया गया है।
सॉरी। अब यहाँ पर वही सारी चीज़ें आ गई जिनके बारे में हमने अभी देखा था। विश्व के सर्वाधिक 5 शांतिमय देश, पहले स्थान पर आइसलैंड है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है, तीसरे स्थान पर आपका आयरलैंड हो जाता है। तो स्टार्टिंग के 2-3 देश आप ये याद रखेंगे, आइसलैंड, डेनमार्क और आयरलैंड, ठीक है। सूचकांक में शामिल सबसे ज़्यादा शांतिपूर्ण 10 देश में सिंगापुर 6वें स्थान पर है, पुर्तगाल 7वें स्थान पर है, स्लोवेनिया 8वें स्थान पर है, जापान 9वें स्थान पर है और स्विट्जरलैंड 10वें स्थान पर है। अफगानिस्तान का जो स्थान है वो सबसे अंतिम है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 163 देशों की ये सूची थी, उसमें 163वें स्थान पर अफगानिस्तान है, 62वें स्थान पर यमन है और 161वें स्थान पर सीरिया को स्थान दिया गया है। अब यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी आपको देख लेनी है कि वैश्विक शांति सूचकांक की जो रिपोर्ट है 2023 की, इसमें भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति क्या है। तो पड़ोसी देशों की स्थिति देखेंगे तो जैसे चीन है, चीन की रैंकिंग है ओवरऑल इसमें 80, श्रीलंका की रैंकिंग 107 है, पाकिस्तान की रैंकिंग 146 है। तो आप यहाँ से देखेंगे भारत बेशक एक कह सकते हैं उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में लोग इसको देख रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे शांति के मामले में चीन जो है इससे आगे है। श्रीलंका की स्थिति भी इससे बेहतर है। बेशक श्रीलंका में अभी आर्थिक रूप से काफ़ी संकट देखने को मिला था, लेकिन फिर भी भारत से बेहतर स्थिति में इस रिपोर्ट में श्रीलंका को दिखाया गया है। बांग्लादेश जैसे देश जो हैं वे भी इस रैंकिंग में यानी शांतिमय देशों की कैटेगरी में सूची में भारत से ऊपर हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंता का विषय है। ब्रिक्स देशों की स्थिति इस प्रकार है। अब ब्रिक्स देशों की कंडीशन क्या है इस रिपोर्ट में वो देखते हैं। भारत और चीन के अलावा दक्षिण अफ्रीका का स्थान है 130वां और ब्राजील का स्थान है 132वां और रूस का स्थान है 158वां। अब यहाँ से देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय 22 से लेकर के 24 मई 2023 तक ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान द्विपक्षीय रिश्तों को सुधार में जो है अत्यधिक जोर दे रहे हैं। उनकी यात्रा की योजना मूल रूप से एक बहुपक्षीय आयोजन जो था, जिसको एक नाम दिया जाता है कॉड, ठीक है, कॉड की बैठक के लिए इनकी जो है योजना बनी थी, जिसका आयोजन वैसे कहाँ पे होना था, ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन घरेलू राजनीतिक मजबूरियों के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति इससे पीछे हट गए और जापान के जो प्रधानमंत्री थे वो भी इससे पीछे हट गए, फुमियो किशिदा, उन्होंने भी जो है अमेरिकी राष्ट्रपति का जो है अनुसरण किया, उनको फॉलो किया। तो ये जो यात्रा थी बाद में द्विपक्षीय यात्रा में बदल गई। पहले क्वाड की बैठक होनी थी, 4 देशों की सम्मिलित रूप से ये बैठक होनी थी, लेकिन बाद में अमेरिका का पीछे हटना और जापान का पीछे हटना, इनकी वजह से ऑस्ट्रेलिया और जो है आपका भारत ही बचा। तो इस वजह से ये जो यात्रा थी ये द्विपक्षीय यात्रा बन गई और एक छोटी अवधि का क्वाड शिखर सम्मेलन हिरोशिमा में आयोजित किया गया। मोदी की सिडनी यात्रा को काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां मिली, खास करके भारतीय समुदाय के कारोबारी समूहों को उनका संबोधन, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एल्बनीज के साथ में ऑस्ट्रेलिया में विपक्षी दल के नेता भी इसमें जो है शामिल हुए थे। 24 मई को मोदी और एल्बनीज की बैठक हुई, जो एक साल में इस तरह की छठी बैठक थी। इसके बाद घोषणाएं हुई कुछ, तो उसमें बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलियाई वाणिज्य दूतावास और ब्रिस्बेन में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने पर सहमति व्यक्त की गई। इसके साथ साथ प्रवासन और आवाजाही पर समझौता, भारत और ऑस्ट्रेलिया ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स के काम काजी दायरे को अंतिम रूप से देना शामिल है। इस तरह की कुछ यहाँ पर जो है घोषणाएं इस बैठक में की गई, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा के बारे में। 13 से 14 जुलाई तक फ्रांस की यात्रा पर रहे थे और इस वर्ष भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष भी पूरे हुए हैं 2023 में। इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति, जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रो, ने प्रधानमंत्री मोदी को बैस्टिल डे परेड समारोह में शामिल होने का निमंत्रण भेजा था और प्रधानमंत्री मोदी की यह छठी फ्रांस की यात्रा थी, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत पेरिस के एलिसी पैलेस में, ठीक है, नाम याद रखेंगे किस पैलेस में हुआ, एलिसी पैलेस में राष्ट्रपति मैक्रो और प्रथम महिला ब्रिगिट मैक्रोन ने किया, जो कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की पत्नी है। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न और फ्रांस की संसद के अध्यक्ष गेरार्ड लार्चर के साथ भी बैठकें की थी। भारत फ्रांस की रणनीतिक भागीदारी के भावी स्वरूप से संबंधित दस्तावेज हॉरिजन 2047 सहित अनेक दस्तावेज वार्ता में स्वीकार किए गए। तो इसका नाम याद रखेंगे, हॉरिजन 2047, इस दस्तावेज को स्वीकार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस, जिसको बैस्टिल डे बोला जाता है, तो बैस्टिल डे की परेड समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर जो है अपनी उपस्थिति दर्ज की थी।
फ्रांस की क्रांति के दौरान 14 जुलाई 1789 में बेस्टिल जेल पर लोगों ने धावा बोल दिया था और इसी वजह से 14 जुलाई को बेस्टिल डे के रूप में फ्रांस में मनाया जाता है। राष्ट्रपति मैक्रो ने इस अवसर पर 13 जुलाई को भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी को फ्रांस के सबसे बड़े नागरिक और सैनिक सम्मान, जिसका नाम है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, से सम्मानित किया। और प्रधानमंत्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री, इससे पहले किसी भी पीएम को ये सम्मान नहीं दिया गया था। इसके अलावा दोनों देशों ने स्कॉर्पियन पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम पर भी हस्ताक्षर किए हैं और भारत पेरिस स्थित अपने दूतावास में डीआरडीओ का एक तकनीकी कार्यालय खोलेगा, इस बात पर भी दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है। इस अवसर पर इंडियन ऑयल और फ्रांस की टोटल कंपनी के बीच में, इंडियन ऑयल भारत की कंपनी है, टोटल कंपनी फ्रांस की है, तो इंडियन ऑयल और टोटल कंपनी के बीच में एलएनजी के आयात को लेकर के दीर्घकालिक समझौता भी हुआ है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, कह सकते हैं कि एक तरह से काफ़ी लेंदी जो है मटेरियल दिया गया है, लेकिन इसमें से मैं केवल सिलेक्टेड चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो आपके काम की हैं, ठीक है। इसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी की यूएई संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा, ये 15 जुलाई 2023 को संयुक्त अरब अमीरात की सरकारी यात्रा की थी नरेंद्र मोदी ने, और पीएम की ये यूएई की 5वीं यात्रा थी, ठीक है। इस यात्रा में मोदी ने 15 जुलाई को अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक, नाम याद रखेंगे, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, इनसे मुलाकात की और दोनों नेताओं ने फिनटेक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जो है एक दूसरे के साथ में विचार विमर्श किया। और दोनों देशों के बीच में कुल मिलाकर के 3 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक और संयुक्त अरब अमीरात के सेंट्रल बैंक के बीच में, ये याद रखेंगे, ये समझौता जो हुआ है आरबीआई और संयुक्त अरब अमीरात का जो सबसे बड़ा बैंक है सेंट्रल बैंक, इसके बीच में सीमा पार लेन देन, स्थानीय मुद्रा निपटान एलसीएस प्रणाली पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा भारत के यूपीआई, जिसको बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और यूएई का जो एक तरह से कह सकते हैं पेमेंट प्लेटफॉर्म है, इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म आईपीपी जिसको कहा जाता है, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए, इसको एकीकरण करने के लिए एक समझौता किया गया है। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में समझौता हुआ है। इसके अंतर्गत संयुक्त अरब अमीरात में आईआईटी दिल्ली का परिसर खोला गया है। इसमें पारास्नातक पाठ्यक्रम जनवरी 2024 से और स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम सितंबर 2024 से स्टार्ट कर दिया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात भारत का प्रमुख व्यापारिक भागीदार है और दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य तय किया है। दोनों देशों के बीच 2022 तक द्विपक्षीय व्यापार जो था वो 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो चुका है। 2022-23 के दौरान यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और चौथा सबसे बड़ा निवेशक था। भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी जो है यूएई बन गया है। इसके बाद में देखते हैं विश्व के शीर्ष 1500 उच्च शैक्षणिक संस्थानों की क्यूएस रैंकिंग 2024। तो लंदन स्थित क्यूएस, इसको बोला जाता है क्वाक्वारेली साइमंड्स एजेंसी का नाम है ये। इसके द्वारा प्रतिवर्ष ये जो रैंकिंग है वो जारी की जाती है। एजेंसी ने वर्ष 2024 के लिए अपनी 20वीं रैंकिंग जो है 28 जून 2023 को जारी की है। इस रैंकिंग में विश्व के शीर्ष लगभग 1500 संस्थानों में भारत के कितने संस्थान शामिल हैं? 45 संस्थानों को शामिल किया गया है। और पिछले वर्ष की जो रैंकिंग थी उसमें 41 और 2022 की रैंकिंग में भारत के 35 संस्थान लगभग 1300 संस्थानों में स्थान पा सके थे। तो इस वर्ष जो है संस्थानों की संख्या ज़्यादा है, 45 संस्थान भारत के इसमें शामिल किए गए हैं। भारत के 4 विश्वविद्यालय पहली बार ही क्यूएस की वार्षिक रैंकिंग में शामिल हो चुके हैं, जो कि नाम जिनके आप यहाँ पे देख पाएंगे: यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़, चितकारा यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ये 4 संस्थान हैं भारत के जो पहली बार इस क्यूएस रैंकिंग में शामिल हो चुके हैं। विश्व के शीर्ष 200 संस्थानों में क्यूएस की 2024 की इस रैंकिंग में भारत के 2 विश्वविद्यालय स्थान पा सके हैं। वर्ष 2024 की क्यूएस रैंकिंग में शीर्ष 200 विश्वविद्यालय में स्थान पाने वाले भारत के 2 संस्थान हैं, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली। आईआईटी बॉम्बे को इसमें 149वां स्थान मिला है, आईआईटी दिल्ली को इसमें 197वें स्थान पर रखा गया है। पिछले वर्ष 155वें स्थान पर रहा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु इस वर्ष इस रैंकिंग में 225वें स्थान पर है। इसको हुआ है रैंकिंग में नुकसान हुआ है। आगे देखते हैं भारत के निजी विश्वविद्यालयों में सर्वोच्च रैंक जो है किसकी है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की है, ठीक है। इसको 771 से 780 वाले ग्रुप में रखा गया है। क्यूएस रैंकिंग में
2024 में भारत के 45 उच्च शैक्षणिक संस्थानों को शामिल किया गया है। ये बात अभी थोड़ी देर पहले आपने यहाँ से पढ़ी। और इसमें से ये सूची दे रखी है भारत के जो संस्थान हैं जिनको इस रैंकिंग में शामिल किया गया है। तो जैसे आईआईटी बॉम्बे अभी हम बात कर रहे थे 149वें स्थान पर है। आईआईटी दिल्ली 197वें स्थान पर है। आईआईएससी बैंगलोर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये 225वें स्थान पर है। आईआईटी खड़गपुर 271वें स्थान पर है। कानपुर का नाम आप याद रखेंगे, यूपी का पेपर है और कानपुर जो है यूपी का संस्थान है। आईआईटी कानपुर ये 5वें स्थान पर है अगर भारत के संस्थानों में देखा जाए। ठीक है, ओवरऑल रैंकिंग की बात नहीं कर रहे हैं। भारत के जितने संस्थान इस रैंकिंग में शामिल किए गए हैं 45, उस 45 में से 5वें स्थान पर आईआईटी कानपुर है। ओवरऑल रैंकिंग आईआईटी कानपुर की 278 है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। क्यूएस रैंकिंग 2024 में वैश्विक स्तर पर पहला स्थान जो मिला है वो मिला है कैम्ब्रिज अमेरिका स्थित मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी जो है इसको पहले स्थान पर रखा गया है। एमआईटी इसको कहा जाता है संक्षेप में। और ये लगातार 12वां वर्ष है जब एमआईटी विश्व का सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान क्यूएस रैंकिंग में बना हुआ है। 12 साल से लगातार पहले स्थान पर है। एमआईटी के बाद में दूसरा स्थान इस वर्ष भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो कि यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में। और तीसरे स्थान पर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये भी यूके की है। इसके पश्चात क्रमशः हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड का स्थान है, चौथा पांचवा। क्यूएस लंदन की ये रैंकिंग 6 महत्वपूर्ण मानकों के आधार पर तय की जाती है। इसमें एकेडमिक रेपुटेशन को लिया जाता है, एम्प्लॉयर रेपुटेशन को लिया जाता है। इसके अलावा साइटेशंस, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो और इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो, ये सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं। ये इनके बारे में हम पढ़ ही चुके हैं तो दोबारा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सूरीनाम और सर्बिया यात्रा। जुलाई 2022 में राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी पहली विदेश यात्रा पर 4 से 9 जून 2023 के बीच में सूरीनाम और सर्बिया की यात्रा पर रही। ये इनकी पहली यात्रा थी। ठीक है, कहाँ कहाँ? सूरीनाम और सर्बिया। तो 6 दिन की इस यात्रा के पहले चरण में 4 जून को जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वो सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो में पहुंची। तो यहाँ पर राजधानी याद रखनी। इसी तरह की राजधानियाँ पूछी जाती हैं, जैसे आपने देखा होगा विविध वाले सेक्शन में देश और उनकी राजधानियों से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। तो देश, ऐसे ही देश ज़्यादातर पूछे जाते हैं जो हाल ही में सुर्खियों में रहे होते हैं। तो सूरीनाम है, सूरीनाम की राजधानी है पारामारिबो, याद रखेंगे, जहां भारतीय प्रवासियों के सूरीनाम प्रवास के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर इनको आमंत्रित किया गया था। पारामारिबो में उनका स्वागत मेज़बान राष्ट्रपति, सूरीनाम के राष्ट्रपति की बात हो रही है, इन सूरीनाम के राष्ट्रपति का नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, और उनकी कैबिनेट ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो है स्वागत किया था। राष्ट्रपति भवन के सामने ही स्थापित मामा स्नान की आदम कद प्रतिमा पर पुष्पांजलि जो है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अर्पित की गई। 5 बच्चों को गोद में लेकर के खड़ी एक महिला को मदर ऑफ सूरीनाम के रूप में जाना जाता है तथा उसकी गोद के जो 5 बच्चे हैं वे वहां रह रही जनसंख्या की 5 प्रजातियों के प्रतीक हैं। सूरीनाम में जो 5 प्रजातियां रहती हैं उनके नाम आप यहाँ से देखेंगे। हिंदुस्तान, जावा, चीन, यूरोपीय और स्थानीय समुदाय के लोग जो है इन 5 प्रजातियों में शामिल किए जाते हैं। भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को इस अवसर पर सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। और सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। इसके द्वारा जो है द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने सम्मानित किया है। सर्बिया की यात्रा के बारे में बात करते हैं। ये सूरीनाम के विषय में जानकारी आपको मिल गई। अब इसके बाद में द्रौपदी मुर्मू की सर्बिया यात्रा के बारे में बात करेंगे। 7 जून 2023 को सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, सर्बिया की राजधानी का नाम क्या है? बेलग्रेड, यहाँ पर जो है राष्ट्रपति पहुंची, जहां सर्बिया पैलेस में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ में उनका स्वागत किया गया। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं सर्बिया के, उनका नाम है अलेक्जेंडर वुसिक। इनके साथ में प्रतिनिधि मंडल स्तर की उनकी वार्ता जो है वो 9 जून को संपन्न हुई है। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला देश आयरलैंड बन चुका है। आयरलैंड के स्वास्थ्य मंत्री स्टीफन डोनेली ने 22 मई 2023 को नए नियमों पर हस्ताक्षर किए। ये नियम किससे संबंधित हैं कि शराब पीने के स्वास्थ्य जोखिमों के साथ साथ उत्पाद की कैलोरी गिनती के बारे में भी चेतावनी जो है वो शराब उत्पादों पर दी जाएगी। इस तरह आयरलैंड शराब उत्पादों पर अनिवार्य स्वास्थ्य सलाह लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और ये जो कानून है ये 22 मई 2026 से प्रभावी हो जाएगा। छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023।
ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया है, ये 12 से 13 मई 2023 के बीच में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित किया गया है। ठीक है, छठा हिंद महासागर सम्मेलन। थीम क्या है इस सम्मेलन का? शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। सम्मेलन में D8, सार्क और बिम्स्टेक के प्रतिनिधियों सहित लगभग 150 विदेशी अतिथियों ने हिस्सा लिया। D8 में कौन कौन से देश शामिल हैं? बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तुर्की। इनके बीच में विकास सहयोग से जुड़ा हुआ एक संगठन है जिसको D8 के नाम से जाना जाता है। गहरे समुद्र में समुद्री जीवों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि, इसके बारे में बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने 20 जून 2023 को खुले समुद्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए पहली संधि को स्वीकार किया और 193 सदस्य देशों ने बिना किसी आपत्ति के संधि को मंजूरी दे दी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव, इनका नाम क्या है? एंटोनियो गुटरेस। तो इस संधि के बारे में एंटोनियो गुतरेश ने कहा कि ये संधि ऐसे समय पर हो रही है जब महासागर कई मोर्चे पर खतरे का सामना कर रहे हैं। खुला समुद्र पृथ्वी का लगभग आधा हिस्सा है। नई संधि 20 सितंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं की वार्षिक बैठक के दौरान हस्ताक्षर के लिए पेश की जाएगी। 60 देशों द्वारा इसकी पुष्टि करने के बाद में यह संधि लागू हो जाएगी। ठीक है। पर्यटन पनडुब्बी टाइटन ये दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, आपने सुना होगा इसके बारे में। तो 18 जून 2023 को अमेरिकी फर्म जिसका नाम है ओशन गेट एक्सपीडिशन, इसके नेतृत्व में टाइटन पनडुब्बी न्यू फाउंडलैंड के तट पर डूबे हुए टाइटैनिक के मलबे का दौरा करने के लिए एक अभियान पर निकली थी, लेकिन 2 घंटे बाद इसका संपर्क जो है वो टूट गया था। ये पनडुब्बी उत्तरी अटलांटिक में समुद्र की सतह से लगभग 13,000 फीट नीचे टाइटैनिक जहाज के पास में फट गई, जहां 1912 में ब्रिटेन का टाइटैनिक जहाज डूबा था। तो ये क्योंकि टाइटन पनडुब्बी से जुड़ा हुआ जानकारी है, तो इसमें आप ये भी याद रखेंगे कि टाइटैनिक जहाज कब डूबा था? 1912 में डूबा था। ठीक है, क्योंकि जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो इसी को ध्यान में रखते हुए पूछे जाते हैं कि जो करंट की चीज़ें होती हैं उन्हीं से रिलेटेड करके जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं उनको पूछ लिया जाता है। तो टाइटन पर 5 सदस्य सवार थे और 5 को जो है मृत घोषित कर दिया गया था। ये 5 सदस्य किस किस फील्ड से संबंधित थे या कहाँ कहाँ से जुड़े हुए थे, इनको देख लेते हैं। मृतकों में अमेरिकी फर्म ओशन गेट एक्सपीडिशन के जो संस्थापक थे स्टॉकटन रश ये शामिल थे। ब्रिटिश अरबपति जिनका नाम था हैमिश हार्डिंग, प्रसिद्ध फ्रांसीसी गोताखोर पॉल हेनरी नार्जियोलेट, पाकिस्तान के व्यवसायी शहजादा दाऊद और उनका 19 वर्षीय बेटा, ये 5 लोग इसमें सवार थे और 5 व्यक्ति जो है वो उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ में 21 से 23 जून 2023 तक अमेरिका की यात्रा पर रहे। प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी ने 6 बार पहले भी अमेरिका की यात्रा थी, लेकिन ये यात्रा इसलिए विशेष थी क्योंकि यह उनकी अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा थी। ठीक है, पहली राजकीय यात्रा थी जो राष्ट्रपति जो बाइडन और प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडन के निमंत्रण पर संपन्न की गई थी। अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जाने वाले मोदी दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इनसे पहले जून 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अमेरिका की राजकीय यात्रा की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वयं के निमंत्रण पर किसी शासन प्रमुख द्वारा संपन्न की गई यात्रा को ही राजकीय यात्रा का दर्जा वहां प्रदान किया जाता है। मतलब राजकीय यात्रा की कैटेगरी में कौन सी यात्रा आती है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो किसी को अगर अपने स्वतः से किसी को आमंत्रित करते हैं तो वो राजकीय यात्रा की कैटेगरी में आता है। इसके साथ साथ उनकी यात्रा का पूरा खर्च भी जो है मेजबान राष्ट्रपति के द्वारा उठाया जाता है और शाम को जो भोज होता है वो वहाँ पे होता है आपके व्हाइट हाउस वगैरह में। ठीक है, तो ऐसी यात्रा के लिए आमंत्रित नेता की यात्रा का पूरा खर्चा मेजबान के द्वारा ही वहन किया जाता है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा वहन किया गया। 3 बड़ी कंपनियों के प्रमुखों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके भारत में निवेश के लिए सहमति दी। इसमें युद्धक इंजन बनाने वाली जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, सेमीकंडक्टर्स बनाने वाली माइक्रोन कंपनी तथा अप्लाइड मटेरियल्स जो है ये शामिल हैं। टेस्ला के जो प्रमुख हैं एलन मस्क, इन्होंने भी मोदी से मुलाकात करके भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपनी इच्छा जो है व्यक्त की थी। अमेरिकी कंपनी GE एयरोस्पेस द्वारा भारत में तेजस युद्धक विमानों के लिए इंजन बनाने तथा माइक्रोन टेक्नोलॉजी के द्वारा भारत के अहमदाबाद में सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट लगाने की घोषणाएं इनमें शामिल हैं। इस पर कुल $2.75 अरब का निवेश होगा। GE एयरोस्पेस के द्वारा तेजस की अगली पीढ़ी के लिए जेट
414 इंजनों का निर्माण HAL के साथ मिलकर के किया जाएगा। अप्लाइड मटेरियल्स इंक ने भी भारत में $40 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। अमेरिका के अति शक्तिशाली 31 युद्धक ड्रोनर विमान हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, जिसको हेल कहा जाता है, इसको खरीदने के लिए भी समझौता भारत ने जो है अमेरिका के साथ में किया है। इसमें नौसेना को 15 सी गार्जियन ड्रोन और थल और भारतीय वायुसेना को 8 भूमि संस्करण वाले ड्रोन स्काई गार्जियन प्राप्त होंगे। अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने की घोषणा की है। इसके साथ ही नासा और इसरो ने 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए संयुक्त मिशन भेजने का निर्णय लिया है। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला भारत 27वां देश है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। यह मंच असैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर समान विचार वाले देशों को एक मंच प्रदान करने का काम करता है। भारत में सितंबर में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आने का निमंत्रण अमेरिकी राष्ट्रपति को मोदी के द्वारा दिया गया। 22 जून को ही वॉशिंगटन में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में भारत और USA भविष्य के लिए कौशल विकास, ये थीम था, इस पर केंद्रित एक कार्यक्रम में प्रथम महिला जिल बाइडेन के साथ में मोदी के द्वारा हिस्सा लिया गया। उसी दिन वाशिंगटन से अमेरिका कांग्रेस, जिसको संसद कहा जाता है, अमेरिकी कांग्रेस जो है संसद की तरह, जैसे हमारे यहाँ संसद होती है वहाँ पर अमेरिकी कांग्रेस बोलते हैं, उसका जो संयुक्त सत्र था उसको मोदी ने संबोधित किया। कांग्रेस के संयुक्त सत्र को इससे पहले जून 2016 में मोदी ने अपनी तत्कालीन अमेरिका यात्रा के दौरान भी संबोधित किया था। तो कुल मिलाकर के दूसरी बार जो है संबोधित किया गया है अमेरिकी कांग्रेस को प्रधानमंत्री के द्वारा, और अमेरिकी संसद को 2 बार संबोधित करने वाले वो पहले भारतीय नेता बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मिस्र यात्रा के बारे में बात करते हैं। अमेरिका की यात्रा के बाद में प्रधानमंत्री मोदी अपनी 2 दिन 24 से 25 जून 2023 की सरकारी यात्रा पर मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचे, और मिस्र की भी उनकी यह पहली ही राजकीय यात्रा थी। ठीक है, राजकीय यात्रा के बारे में आपको पता चल चुका होगा कि राजकीय यात्रा क्या होती है। वहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी के निमंत्रण पर संपन्न की गई थी। 26 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली मिस्र की द्विपक्षीय यात्रा है ये। मिस्र की ओर से राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी इसी वर्ष जनवरी 2023 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल हुए थे। 25 जून को मेजबान राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी के द्वारा द्विपक्षीय वार्ता से पहले 11वीं सदी की अल अवीम मस्जिद, ठीक है, तो अल हवीम मस्जिद ये मिस्र में है, इसका दौरा प्रधानमंत्री मोदी ने किया, और पहले विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों को हेलियोपोलिस स्थित स्मारक पर श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किए। तो हेलियोपोलिस स्मारक और अल हवीम मस्जिद ये मिस्र की हैं, दोनों को याद रखेंगे। यहाँ से देखते हैं, इसके अतिरिक्त 3 अन्य सहमति पत्रों पर भी हस्ताक्षर जो है इस मीटिंग के दौरान किए गए। इसमें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों को शामिल किया गया। स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा और प्रतिस्पर्धा कानून पर सहमति पत्र जो था उस पर दोनों नेताओं के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी ने भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी को मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है प्रदान किया, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नील। वर्ष 1915 में शुरू किया गया यह सम्मान उन राष्ट्राध्यक्षों या हस्तियों को दिया जाता है जिन्होंने मिस्र या मानवता की अमूल्य सेवा की हो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य, इनको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा भी जा सकता है। 6 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुरक्षा परिषद की 2 वर्ष की सदस्यता के लिए, 2 वर्ष मतलब 2024-25, इस 2 वर्ष की सदस्यता के लिए किस किस को चुना गया है? अल्जीरिया, सिएरा लियोन, दक्षिण कोरिया, गुयाना और स्लोवेनिया। ठीक है, इनको यहाँ पर जो है अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। अस्थायी सदस्य 1 जनवरी 2024 को जो है इसकी सदस्यता ग्रहण करेंगे। नए चुने गए इन सदस्यों में अल्जीरिया व सिएरा लियोन को अफ्रीकी क्षेत्र से, दक्षिण कोरिया को एशिया प्रशांत क्षेत्र से, गुयाना को लैटिन अमेरिकी व कैरिबियाई क्षेत्र से निर्विरोध जो है सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है। वहीं पूर्वी यूरोप क्षेत्र की एक सीट के लिए स्लोवेनिया ने बेलारूस को 153 और 38 मतों के अंतर से पराजित किया। ठीक है, यहाँ से आगे और क्या जरूरी हो सकता है आपके लिए? आगामी वर्ष 2024 के दौरान नए चुने गए उपर्युक्त 5 देशों के अलावा 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में 5 अन्य अस्थायी सदस्य भी शामिल होंगे। वो कौन कौन से हैं? जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। ये 5 देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कब निर्वाचित हुए थे? जून 2022 में, और परिषद में उनका जो 2 साल का कार्यकाल है 1 जनवरी 2023 से शुरू हुआ है। ये 5 देश 31 दिसंबर 2024 तक सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में काम करते रहेंगे। जापान
रिकॉर्ड 12 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है। ब्राजील को 11 बार और भारत को 8 बार ये अवसर प्राप्त हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि सबसे ज़्यादा बार अस्थायी सदस्य के रूप में, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किसको चुना गया है, तो वो जापान है 12 बार। दूसरा स्थान ब्राजील का है, तीसरा स्थान भारत का है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 स्विट्जरलैंड स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा विश्व के 64 देशों के लिए विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 ये 20 जून 2023 को जारी किया गया। इसमें सबसे पहला स्थान है, सीट्स पर कौन है, डेनमार्क है, और वहीं वेनेजुएला की रैंकिंग जो है सबसे नीची है, 64वें स्थान पर है। वर्ष 2023 के प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत की रैंकिंग 40वीं है, ये याद रखेंगे। उसे 3 स्थानों का नुकसान हुआ है। पिछले वर्ष 63 देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान 37वां था, जबकि उससे पहले 2021 की कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत का 43वां स्थान था। तो इस वर्ष का याद रखना है आपको 40, और इससे पिछले वर्ष 37वें स्थान पर था। अब यहाँ पर जो शीर्ष 10 देश हैं उनकी सूची दे रखी है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में सबसे पहले स्थान पर डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर आयरलैंड है, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। ठीक है, ज़्यादा याद नहीं रखना है, यहाँ से ये चीज़ें ही याद रखनी है आपको। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक की दृष्टि से इस वर्ष सबसे नीचे स्थान पर वेनेजुएला है, 64वां स्थान इसको मिला है। याद रखेंगे, पहला स्थान याद रखना है, पहला दूसरा तीसरा, और इसके बाद में लास्ट वाला देख लेना। 64वां स्थान वेनेजुएला का है, भारत की रैंकिंग 40 है। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 वॉक फ्री फाउंडेशन द्वारा वैश्विक स्तर पर आधुनिक दासता के बढ़ते प्रचलन पर एक रिपोर्ट किस नाम से जारी की गई है? वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के नाम से जारी की गई है। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के अनुसार अनुमानित 50 मिलियन लोग वर्ष 2021 में किसी भी दिन आधुनिक गुलामी या दासता के शिकार थे, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है, जिसमें पिछले 5 वर्षों में 25% की व्यापक तेजी या ग्रोथ देखी गई है। 50 मिलियन दासता से प्रभावित लोगों में 28 मिलियन बलात् श्रम से पीड़ित हैं, जिनको जबरदस्ती काम करवाया जाता है। 22 मिलियन लोगों ने जबरदस्ती विवाह का सामना किया है, और इसमें 1.2 करोड़ बच्चे भी शामिल हैं। भारत, चीन, रूस, इंडोनेशिया, तुर्की और अमेरिका उन शीर्ष G20 देशों में शामिल हैं जहां पर अत्यधिक संख्या में बंधुआ मजदूर पाए जाते हैं। सूचकांक में दासता का अत्यधिक प्रचार करने वाले देशों में शीर्ष पर उत्तर कोरिया है, ठीक है, और वहीं सबसे कम प्रचलन वाले देशों में स्विट्जरलैंड जो है वो शीर्ष पर है। सबसे बढ़िया स्थिति स्विट्जरलैंड की है। यहाँ मजबूत शासन और आधुनिक दासता के लिए जो नियम है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। आधुनिक दासता के सबसे कम प्रचलन वाले शीर्ष देशों में यहाँ से स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। ये उल्टी रैंकिंग है, ध्यान रखेंगे, मतलब जितनी रैंकिंग सबसे लास्ट में जाएगी वो उतनी ही बेहतर कंडीशन में माना जाएगा। सबसे कम दासता है यहाँ पे, तो स्विट्जरलैंड जो है एक तरह से देखा जाए सबसे बेहतर कंडीशन में। इसके बाद में नॉर्वे, इसके बाद में जर्मनी, नेदरलैंड और स्वीडन। भारत में आधुनिक गुलामी की व्यापकता 8 है, यानी प्रति 1000 लोगों पर गुलामी, आधुनिक गुलामी में रहने वाली आबादी का अनुमानित प्रतिशत जो है 8% है। मतलब 1000 लोगों पर मान करके चलिए 8 लोग ऐसे हैं जो आज भी गुलामी की कंडीशन में जी रहे हैं। आधुनिक दासता के अत्यधिक प्रसार वाले शीर्ष देशों में बात करेंगे तो पहले स्थान पर जहां पर सर्वाधिक गुलामी की ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं वो उत्तर कोरिया है, दूसरे स्थान पर इरिट्रिया है और तीसरे स्थान पर मॉरिटानिया है। ठीक है, ये देश हैं जहां पर स्थितियां जो है वो सबसे खराब हैं। ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको ध्यान से देखिएगा। परमाणु हथियारों पर सिपरी रिपोर्ट 2023 स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको संक्षेप में सिपरी कहा जाता है, इसने 12 जून 2023 को एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस समय पूरे विश्व में लगभग 12,512 परमाणु हथियार हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा भंडारों की बात हो रही है। भंडार सबसे ज़्यादा किसके पास है? चाइना के पास है। जनवरी 2022 में चीन के पास 350 परमाणु हथियार थे, जो जनवरी 2023 में बढ़कर के 410 हो गए। ठीक है, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास सभी परमाणु हथियारों का लगभग 90% हिस्सा है। वर्तमान में रूस के पास सर्वाधिक परमाणु शस्त्रागार हैं और दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर चाइना है शस्त्रागारों के मामले में। ठीक है, कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स 2023 जून 2023 में जारी सामुदायिक भावना सूचकांक 2023 में जो रैंकिंग प्रदान की गई है
शहरों को। तो इसमें कुल मिलाकर के 53 शहरों को शामिल किया गया है और इस उद्देश्य के लिए 6 मैट्रिक्स पर विचार किया गया है, मतलब 6 जो ऐसे मामले हैं जिनके आधार पर ये रैंकिंग तैयार की गई है। टोरंटो और सिडनी को सूचकांक में सबसे मैत्रीपूर्ण शहरों के रूप में प्रदर्शित किया गया है। मतलब इन देशों में आप जाएं तो लोगों का जो व्यवहार है वो थोड़ा कैसा है, मित्रतापूर्वक है। भारत की राजधानी नई दिल्ली और मुंबई विश्व के सबसे अमित्र शहरों में से एक हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। मतलब नई दिल्ली और मुंबई इस रिपोर्ट के आधार पर ऐसे शहर हैं जहां पर लोग आपसे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखेंगे, लोग बहुत ज़्यादा मित्रवत व्यवहार आपसे नहीं करेंगे। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को प्रेपली द्वारा विश्व के दूसरे सबसे अमित्र शहर का स्थान दिया गया है। मुंबई में 3.19% मैत्रीपूर्ण कर्मचारी हैं, जबकि दिल्ली में 3.27% मैत्रीपूर्ण कर्मचारी हैं। मुंबई को खुशी के लिए 3.78 अंक और दिल्ली को 4.01 अंक मिले हैं। ये सूचकांक विभिन्न कारकों पर विचार करता है, यानी जो रैंकिंग इनको दी जाती है शहरों को, वो क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रख के दी जाती है। जैसे जहाँ किसी भी शहर की बात कर रहे हैं तो उस शहर के निवासियों की दूसरों की मदद करने की क्या इच्छा है, सामुदायिक गतिविधियाँ जो हैं उनमें लोगों की एक तरह से पार्टिसिपेंसी किस तरीके की है, पड़ोसीपन और सामुदायिक गौरव की समग्र भावना किस तरीके की, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो विश्व के 10 सबसे फ्रेंडली शहर जो है वो यहाँ पर आप देख पाएंगे टोरंटो और सिडनी पहले दूसरे स्थान पर हैं, तीसरे स्थान पर एडिनबरा, चौथे स्थान पर मैनचेस्टर और पांचवें स्थान पर न्यूयॉर्क है। दुनिया के सबसे अमित्र देशों में शीर्ष स्थान पर घाना है। यहाँ के लोग बिल्कुल एक दूसरे से कोई भी मतलब नहीं रखते हैं। उसका मित्रवत स्कोर 10 में से केवल 3.12 है। दूसरे स्थान पर मोरक्को है, इसका स्कोर है 3.69। ठीक है। सबसे कम मैत्रीपूर्ण 5 शहर जैसे आपने बता दिया, शीर्ष पर घाना है, उसके बाद में 52वें स्थान पर मराकेश मोरक्को है और 51वें स्थान पर मुंबई है। G7 का 49वां शिखर सम्मेलन, विश्व के औद्योगिक रूप से संपन्न 7 देशों के समूह जिसको G7 कहा जाता है, इसका 49वां शिखर सम्मेलन जापान के प्रधानमंत्री फूमिया किशिदा की मेजबानी में हिरोशिमा में 19 से 21 मई 2023 को संपन्न हुआ है। तो ये कहाँ पे संपन्न हुआ है, याद रखेंगे, जगह का नाम हिरोशिमा। ठीक है। G7 के सभी शासन प्रमुखों में जैसे कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, इनके अलावा यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो ये जो जानकारी आपको यहाँ से मिल रही है, ये वाली ये इसको आप याद रखेंगे क्योंकि इनके नाम पूछे जा सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है, उर्सुला वॉन डेर लेयन, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं चार्ल्स मिशेल, ठीक है, और जर्मनी के चांसलर जो काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ओलाफ शोल्ज हैं वर्तमान में। विशेष आमंत्रित देशों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, कोमोरस के राष्ट्रपति अजाली असुमनी, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक ईयोल, वियतनाम के प्रधानमंत्री फॉम मिन चिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। 3 दिन तक चले इस शिखर सम्मेलन में सबसे महत्वपूर्ण चर्चा जो हुई तो वो युद्ध के मुद्दों को लेकर के हुई और इसमें प्रमुख रूप से रूस और यूक्रेन का युद्ध मुद्दा जो है सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा। जापान में क्वाड शिखर सम्मेलन 2023, जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन से अलग 4 सदस्यीय क्वाड की शिखर बैठक 20 मई 2023 को आयोजित की गई। 4 देश क्वाड में शामिल हैं, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। तो ये संगठन है, इस संगठन की 5वीं शिखर बैठक थी। इस समूह की पहली शिखर बैठक 12 मार्च 2021 को वर्चुअल तरीके से संपन्न हुई थी, जबकि 24 सितंबर 2021 को अमेरिका में वॉशिंगटन में संपन्न बैठक में चारों देशों के शासन प्रमुख व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। क्योंकि 2021 का समय था, वो कोविड का टाइम था, तो वर्चुअल फॉर्म में इस मीटिंग को संपन्न किया गया था। 20 मई 2023 को व्यक्तिगत उपस्थिति वाली क्वाड की तीसरी शिखर बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व मेजबान जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के अतिरिक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडन तथा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने जो है इसमें हिस्सा लिया था। क्वाड इन्वेस्टर नेटवर्क लॉन्च करने, क्षेत्र में केवल कनेक्टिविटी में साझेदारी, ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पहल, क्वाड अवसंरचना फेलोशिप कार्यक्रम आदि जो है इसमें शामिल हैं, जिन पर चर्चा हुई। इनसे संबंधित 5 अलग अलग घोषणा पत्र सम्मेलन में जारी किए गए। क्वाड का आगामी शिखर सम्मेलन भारत में कराने की पेशकश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई, जिसे जो है सर्वसहमति से स्वीकार कर लिया गया।
पापुआ न्यू गिनी में भारत की अध्यक्षता में हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच का तीसरा शिखर सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया 21 मई 2023 को। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी, नाम याद रखेंगे, पोर्ट मैरेस्बी जो है इसकी राजधानी है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जो है 21 मई 2023 को पहुंचे। तमाम परंपराओं को तोड़ करके मेजबान प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने सूर्यास्त के बाद में हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका स्वागत किया और इनके पैर छूकर उनकी अगवानी की। हिंद प्रशांत क्षेत्र के इस द्वीपीय राष्ट्र में श्री मोदी का मुख्य कार्यक्रम राजधानी पोर्ट मैरेस्बी में हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच की तीसरी बैठक की मेजबानी करने का था। हिंद प्रशांत क्षेत्र के 14 द्वीपीय राष्ट्र इस समूह में शामिल हैं। और कौन कौन से देश हैं? पापुआ न्यू गिनी, फिजी, टोंगा, तुवालू, किरबाती, समोआ, वानुआतू, नियू, माइक्रोनेशिया, मार्शल द्वीप समूह, कूक द्वीप समूह, पलाऊ, नौरू और सोलोमन द्वीप समूह। सभी 14 पैसिफिक द्वीपीय राष्ट्रों में डायलिसिस यूनिट लगाने में मदद करने, इन सभी देशों को समुद्री एम्बुलेंस प्रदान करने, जयपुर फुट कैंप लगाने, रियायती मूल्यों पर जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराना, पीने के पानी की समस्या दूर करने में मदद करना, योगा केंद्र स्थापित करना, ये सारी घोषणाएं जो है इसमें शामिल हैं। इस अवसर पर पोर्ट मैरेस्बी में पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल सर बॉब डाडे ने मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान, जिसका नाम है ग्रांड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, इससे सम्मानित किया गया। इसी समय फिजी का सर्वोच्च सम्मान भी फिजी के प्रधानमंत्री सित्विनी राबुका ने उनको प्रदान किया। मालदीव को भारत ने गश्ती जहाज और एक लैंडिंग आक्रमण जहाज सौंपा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 से 3 मई 2023 की अपनी मालदीव यात्रा के दौरान भारत में निर्मित 2 युद्धपोत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल को सौंपे हैं। इसमें एक तीव्र गश्ती पोत है और एक अन्य है लैंडिंग क्राफ्ट आक्रमण पोत। ये 2 पोत जो हैं राजनाथ सिंह के द्वारा मालदीव को सौंपे गए हैं। फास्ट पेट्रोल बेसेल उच्च गति से तटीय व अपतटीय निगरानी में सक्षम है तथा इसे MNDF कोस्ट गार्ड से फोराबू से कमीशन किया गया है। इसके लिए एक विशेष समारोह का आयोजन वहां 2 मई को किया गया था। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह और रक्षा मंत्री सुश्री मारिया अहमद दीदी इस अवसर पर उपस्थित थे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। फ्रांस के गैर सरकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा दुनिया के विभिन्न देशों में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति के मूल्यांकन के लिए 3 मई 2023 को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया। कुल 180 देशों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें यूरोपीय देश नॉर्वे शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे का स्थान पहला है और सबसे अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को जो रैंक मिली है वो है 161वीं। भारत के लिए यह सूचकांक जो इसमें भारत को जो स्कोर दिया गया है वो है 36.62, जो प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में भारत में अति गंभीर स्थिति की जो कंडीशन है उसको प्रदर्शित करता है। इस सूचकांक में भारत की स्थिति में गिरावट का ही सिलसिला बना हुआ है। पिछले वर्ष 180 देशों की ऐसी सूची में भारत का स्थान 150वां था, जबकि उससे पहले 2021 में भारत 142वें स्थान पर था। तो भारत में प्रेस की गिरती स्थिति को देख करके आप ये स्वतः अनुमान लगा सकते हैं कि क्या इस समय समाचार देखना या न्यूज सुनना कितना सही है या कितनी सटीक जानकारी इन समाचार पत्रों के द्वारा या न्यूज़ चैनल्स के द्वारा लोगों को प्रदान की जा रही है। भारत के पड़ोसी देशों में केवल भूटान, नेपाल और श्रीलंका के लिए ही यह सूचकांक 40 से अधिक है। यानी आप यहाँ से देखेंगे भारत का स्कोर 36 के आसपास है और भारत के जो पड़ोसी देश हैं भूटान, नेपाल और श्रीलंका जैसे देश भी प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति में भारत से बेहतर स्थिति में है। और शेष जो अन्य पड़ोसी देश हैं भारत के, उनमें यह सूचकांक 40 से कम है, जो प्रेस की अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। सूचकांक में भारत की इस वर्ष की चिंताजनक स्थिति का अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है कि 180 देशों की रैंकिंग में नेपाल को 95वां स्थान मिला है, श्रीलंका को 135वां स्थान मिला है, पाकिस्तान को 150वां स्थान मिला है, अफगानिस्तान को 152वां स्थान मिला है। तो ये जो पड़ोसी देश हैं, ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देश जहाँ की इतना ज़्यादा जो है आतंकवाद और एक तरह से कह सकते हैं हिंसा की चीज़ें देखने को मिलती हैं, वे देश भी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत से बेहतर जो है इस रिपोर्ट में बताए गए हैं। बांग्लादेश, म्यांमार और चीन, ये ही ऐसे देश हैं जो भारत से पीछे हैं भारत के पड़ोसी देशों में। बांग्लादेश को 163वां स्थान मिला है, म्यांमार 173वें स्थान पर है, चाइना जो है 179th रैंक पर इसमें जो है दिखाया गया है। अन्य प्रमुख देशों में जर्मनी का स्थान 21वां है, ब्रिटेन का स्थान 26वां है, फ्रांस का 24वां है, अमेरिका 45वें स्थान पर है, जापान
68वें स्थान पर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहले स्थान पर नॉर्वे, दूसरे स्थान पर आयरलैंड, तीसरे स्थान पर डेनमार्क। भारत की रैंकिंग याद रखनी है। इसके साथ साथ सबसे जो बेकार स्थिति है वो उत्तर कोरिया की है, ये आपको याद रखना है। किसी देश के लिए आरएसएफ का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का मान 0 से 100 के बीच में होता है। अब ये कैसे निर्धारित की जाती है वो यहाँ से देख लीजिए। इस सूचकांक का 85 से अधिक होना, अगर किसी देश को 85 जो है स्कोर मिलता है, तो 85 से या अधिक होना प्रेस की अच्छी स्थिति का संकेत देता है। अगर स्कोर 70 से 85 के बीच है तो प्रेस की स्थिति कैसी है, संतोषजनक है। 55 से 70 के बीच में अगर स्कोर मिलता है तो प्रेस की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं कैसी है, समस्यात्मक है। 40 से 55 के बीच में सूचकांक में स्कोर दिया जाता है तो ये प्रेस की कठिन स्थिति को दर्शाता है। और सूचकांक का मान अगर 40 से कम है तो प्रेस की अति गंभीर, वेरी सीरियस कंडीशन जो है यहाँ पर ये प्रदर्शित करता है। फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश जो है बना है। 4 अप्रैल 2023 को दुनिया के सबसे बड़े सुरक्षा गठबंधन, जिसको उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के नाम से जाना जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, इसका 31वां सदस्य जो है ये बन गया है। इसे रूस के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। फिनलैंड की सदस्यता यूरोप के सुरक्षा परिदृश्य में एक बड़े बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ से अपनी हार के बाद में इस देश ने तटस्थता की नीति अपनाई थी, लेकिन इसके नेताओं ने यूक्रेन पर हुए रूसी हमले के बाद में संकेत दे दिए थे कि वे नाटो गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। नाटो की 4 अप्रैल 2023 को 74वीं वर्षगांठ थी। 1949 को ही संगठन की स्थापना के लिए वाशिंगटन संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। अपनी वर्षगांठ के दिन ही फिनलैंड को शामिल करने का नाटो ने ऐतिहासिक कदम उठाया। फिनलैंड के गठबंधन में शामिल होने वाले आग्रह को मंजूरी देने वाला तुर्की नाटो का अंतिम देश है। टाइम 100 सूची में अभिनेता शाहरुख खान शीर्ष पर हैं। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने अप्रैल 2023 में जारी टाइम मैगजीन के 2023 टाइम 100 पोल में पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर उन ईरानी महिलाओं का ग्रुप है जिन्होंने हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन किया था। मैगजीन में जो सूची है मैगजीन की, उसमें तीसरे नंबर पर दुनिया भर के कोविड हेल्थ वर्कर रहे हैं और ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेघन चौथे और फुटबॉलर लियोनल मेसी जो है ये 5वें स्थान पर हैं। टाइम मैगजीन के अनुसार इस सर्वे में दुनिया भर के 12 लाख लोगों ने हिस्सा लेकर के वोट किया था। शाहरुख खान को इस पोल में 4% वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पर बुर्के का विरोध करने वाली ईरानी महिलाओं को 3% वोट मिले हैं। ईरानी महिलाओं को मैगजीन द्वारा 2022 के पर्सन ऑफ द ईयर का भी खिताब दिया गया है। दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा, नॉर्वेजियन कंपनी जिसका नाम है नारलेड, इसने तरल हाइड्रोजन द्वारा संचालित दुनिया की पहली फेरी MF हाइड्रा को हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह फेरी बैटरी और तरल हाइड्रोजन ईंधन सेल दोनों का उपयोग करती है। जनवरी 2023 की शुरुआत में हैजल में लैंड घाट पर इसका प्रारंभिक परीक्षण किया गया है। तो ये याद रखेंगे, हैजल में लैंड घाट, इस पर जो है इसका परीक्षण किया गया है, टेस्टिंग करी गई है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रकाशित वार्षिक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 20 मार्च 2023 को जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड लगातार छठे साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। रिपोर्ट में कुल कितने देशों को शामिल किया है? 137 देशों को शामिल किया गया है। शीर्ष 10वें स्थान बनाने वाला न्यूजीलैंड एकमात्र गैर यूरोपीय देश है। रिपोर्ट में शीर्ष 10 सबसे खुशहाल देशों में फिनलैंड शीर्ष पर है, उसके बाद में दूसरे स्थान पर डेनमार्क, फिर आइसलैंड, फिर इजराइल और फिर नीदरलैंड का स्थान है। ठीक है। रैंकिंग सामाजिक समर्थन जैसे कारकों की एक श्रृंखला, जैसे जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प बनाने की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा पर आधारित है। सूचकांक में शीर्ष 20 खुशहाल देशों में शामिल होने वाला लिथुआनिया एकमात्र नया देश है। इसने 2017 की रैंकिंग से 30 स्थानों का सुधार करते हुए 20वीं रैंक प्राप्त की है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के शीर्ष 5 देशों को यहाँ पर देख लीजिए। फिनलैंड पहले स्थान पर, डेनमार्क दूसरे स्थान पर, आइसलैंड तीसरे स्थान पर, इजराइल चौथे स्थान पर है, नेदरलैंड 5वें स्थान पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की स्थिति पिछली बार से जो रैंकिंग उसकी थी 136, उससे सुधर करके 10 स्थानों का सुधार हुआ है। 126वें स्थान पर भारत पहुंच गया है। हालांकि वह अभी भी नेपाल, चीन और बांग्लादेश जैसे अपने पड़ोसी देशों से पीछे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में सबसे कम खुशहाल देशों पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसमें सर्वेक्षण किए गए 137 देशों में से सबसे नाखुश देश के रूप में अफगानिस्तान की रैंकिंग शीर्ष पर है। ठीक है, ये सबसे अंतिम स्थान पर है इस सूची में। अब यहां से देखते हैं
ये हो गया। हाँ, रवांडा mRNA वैक्सीन उत्पादन सुविधा वाला पहला अफ्रीकी देश बना है। रवांडा अब mRNA वैक्सीन उत्पादन सुविधा वाला अफ्रीका का पहला देश बन गया है। इसे 13 मार्च 2023 को जर्मन दवा कंपनी बायोएनटेक द्वारा विकसित बायोटेनर्स नामक mRNA मोबाइल कारखानों के 6 कंटेनर जो है प्राप्त हुए हैं। यह अन्य संक्रामक रोगों जैसे मलेरिया, टीबी, HIV, कैंसर के लिए नए उपचारों पर परीक्षण करने में मददगार होगा। भूटान संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हो गया है। दोहा, कतर में 9 मार्च 2023 को संपन्न हुए संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों के शिखर सम्मेलन में भूटान का हिमालयी साम्राज्य अब जो लो डेवलपमेंट कंट्री हैं उनकी सूची से बाहर हो गया है। ग्रास नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए प्रसिद्ध भूटान 13 दिसंबर 2023 को यूएनओ की ओर से 1971 में स्थापित एलडीसी देशों के बैंड से ग्रेजुएट होने वाला 7वां देश बन जाएगा। भूटान को 1971 में पहले एलडीसी मतलब लो डेवलपमेंट कंट्रीज के समूह में शामिल किया गया था। हालांकि पिछले कुछ दशकों में इसने विभिन्न सामाजिक आर्थिक मापदंडों पर जो है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस दिखाई है। भूटान की अर्थव्यवस्था अंतिम 20 वर्षों में 8 गुना से ज़्यादा बढ़ी है। 2000 में केवल $300 मिलियन से शुरू होकर के 2017 में $2.53 बिलियन तक ये पहुंच गई है, जिसमें औसत जो ग्रोथ रेट है, एनुअल ग्रोथ रेट है, वो 7% से ज़्यादा रही है भूटान की। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र उन 46 देशों को सूचीबद्ध करता है जो एलडीसी की श्रेणी में आते हैं, लो डेवलपमेंट कंट्रीज की कैटेगरी में आते हैं। इनमें से 33 अफ्रीका क्षेत्र से हैं, 9 एशिया से हैं और 3 प्रशांत क्षेत्र से और 1 कैरिबियन क्षेत्र से है। 2021 में इस सूची से बांग्लादेश और नेपाल को बाहर किया गया था। 2023 में भूटान को बाहर कर दिया गया है। एलडीसी श्रेणी में वे देश शामिल होते हैं जिनकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 3 वर्ष की औसत से 1230 अमेरिकी डॉलर की सीमा से नीचे हो, जिसका आहार, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित संभावनाओं के आधार पर समग्र मानव संपत्ति सूचकांक में खराब प्रदर्शन हो। ऐसे देशों को प्राकृतिक प्रतिकूलता से ग्रस्त और आर्थिक बाधाओं से घिरा हुआ होना चाहिए, तब उनको एलडीसी में शामिल किया जाता है। ब्राजील आईएसए का पूर्ण सदस्य बना है। रिपब्लिक ऑफ कांगो ने आईएसए फ्रेमवर्क पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार कांगो गणराज्य ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसको आईएसए कहा जाता है, इसके फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार कांगो गणराज्य के राजदूत रेमंड सर्जबेल ने आर्थिक राजस्व विभाग संयुक्त सचिव की उपस्थिति में आईएसए के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहल सबसे पहले पीएम मोदी के द्वारा नवंबर 2015 में की गई थी। ब्राजील इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पूर्ण सदस्य है। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है। भारत में ब्राजील के राजदूत आंद्रे अराना कोरियो डी लोगो ने आर्थिक कूटनीति के संयुक्त सचिव से मुलाकात की, जिसके दौरान 3 फरवरी 2023 को सदस्यता का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अंतर सरकारी संगठन है जिसमें आंशिक या पूर्ण रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो देश स्थित हैं उनको शामिल किया जाता है। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को की गई थी। हेड ऑफिस इसका हरियाणा के गुरुग्राम में है। अभी तक कुल 113 देशों ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें से 86 ने इस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर की पुष्टि की है। यूएनओ के सभी सदस्य देश जो हैं वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने के पात्र हैं। हथियारों के व्यापार पर सिपरी की रिपोर्ट 2022। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा 13 मार्च 2023 को जारी ट्रेड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2018 से 2022 तक विश्व का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला बना रहा है। इसके बाद में दूसरा स्थान सऊदी अरब का, तीसरा स्थान यूक्रेन का रहा है। रिपोर्ट के कुछ मुख्य बिंदु यहाँ पर हम देखते हैं। वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय हथियारों के हस्तांतरण में 5.1% की कमी आई है। यूक्रेन में युद्ध की पृष्ठभूमि में 2013 से 17 और वर्ष 2018 से 22 के बीच में यूरोपीय देशों के द्वारा प्रमुख हथियारों के आयात में 47% की वृद्धि हुई है। वैश्विक हथियारों के निर्यात में अमेरिकी हिस्सेदारी सर्वाधिक 33% से बढ़कर के 40% हो गई है। मतलब हथियारों का जो निर्यात किया जाता है, बेचा जाता है, उसमें अमेरिका की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। रूस की हिस्सेदारी 22%, यानी ये दूसरे स्थान पर हुआ करती थी अमेरिका के बाद में। वैश्विक हथियारों के निर्यात की हिस्सेदारी में
रूस का स्थान जो है दूसरा हुआ करता था अमेरिका के बाद में 22%, लेकिन पिछले कुछ समय में यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हुआ है, उसकी वजह से इसके जो निर्यात हैं हथियारों के उसमें 22% से घट करके 16% जो है इसकी हिस्सेदारी रह गई है। फ्रांस की हिस्सेदारी 11% है, चीन की 5.2% है, जर्मनी की 4.2% है। ये क्या है, हथियार निर्यातक देशों की कैटेगरी में जो है ओवरऑल पूरे विश्व में जितने हथियार निर्यात किए जाते हैं उनमें इन प्रमुख देशों की हिस्सेदारी को यहाँ पर बताया जा रहा है। वर्ष 2018 से 22 में भारत हथियारों का विश्व में सबसे बड़ा आयातक था, सबसे ज़्यादा खरीदने वाला था, जो कुल वैश्विक आयात का 11% हिस्सा था। पूरे विश्व में जितना हथियार खरीदा जा रहा है उसका 11% हिस्सा भारत ने खरीदा था 2018 से लेकर के 22 के दौरान। और वर्ष 2013 से 17 और 18 से 22 के बीच में अपने हथियारों के आयात में 11% की गिरावट के बावजूद भारत जो है शीर्ष आयातक बना रहा है। विगत 5 वर्षों में भारत के बाद दूसरा सबसे बड़ा आयातक सऊदी अरब, तीसरे स्थान पर यूक्रेन, चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, पांचवें स्थान पर चाइना का नाम आता है। भारत को हथियार आपूर्तिकर्ता में रूस 2013 से 17 और 18 से 22 के बीच में भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता था, किंतु भारत में हथियारों के आयात में इसकी हिस्सेदारी 64% से गिर करके 45% हो गई। यानी भारत सबसे ज़्यादा हथियार कहाँ से खरीदता है, रूस से खरीदता है। फ्रांस वर्ष 2018 से 22 के बीच में भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता, यानी भारत सबसे ज़्यादा हथियार रूस से, दूसरे स्थान पर फ्रांस से 29% के आसपास जो है वो खरीदता है। इसके बाद में तीसरा स्थान यूएसए का आता है, 11% हथियार जो है यूएसए से खरीदे जाते हैं। तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। क्लास अगर अच्छा लगता है तो इसको अपने मित्रों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। क्लास के बाद में अपना रिव्यू, रिस्पॉन्स, फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।